अब हम आगे देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें हम देख रहे हैं मंदित बालक। अब मंदित से ही समझ में आ रहा है कि स्लो लर्नर, मंद यानी कि स्लो। तो मंदित बालक में अक्सर माना जाता है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है वे मंदित बालक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मंदित बालक की श्रेणी में कौन आएगा, तो विशेषकर 70 से कम 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो होते हैं वो मानसिक मंदित बालक कहलाते हैं। ऑल्दो इट इज बिलो 90 डिग्री एवरी टाइम, बिलो जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है वो बालक माने जाते हैं मंदित बालक। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेसिफिकली फिक्स किसके लिए माने जाएंगे, तो मंदित बालक, मानसिक मंदित बालक के लिए आप परिभाषा यूज करेंगे कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो मानसिक बालक हैं वो मानसिक मंदित बालक कहलाएंगे। 50 से 70 वाले कहलाते हैं मूर्ख, 25 से 50 वाले कहलाते हैं मूढ़ और 25 से कम वाले कहलाते हैं महामूर्ख। ये श्रेणी हम ऑलरेडी टेबल में याद कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये जो मंदित बालक हैं जिनकी श्रेणी हम देख चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो इससे पुटअप हुए हैं कि मंगोलिज्म क्या है। तो मंगोलिज्म का मतलब होता है मंगोलियन प्रजाति, और इस प्रजाति के लोग जो हैं उनकी गर्दन छोटी होती है, होंठ पतले होते हैं, नाक चपटी होती है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो इन मंदित बालकों में भी दिखाई देते हैं। इनकी शारीरिक बनावट आपको बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। और ऐसा क्यों होता है, वो इसका कारण ये है कि 21वें गुणसूत्र में, ये आपको याद रखना है, 21वें गुणसूत्र के जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति होने की वजह से मंगोलिज्म वाली प्रॉब्लम जो है वो होती है। और इसमें शारीरिक बनावट आपकी ऐसी हो जाती है और ये मंदित बालक होते हैं। तो इनकी कैटेगरी क्या होगी, बिलो 70। ठीक है, बुद्धि लब्धि इनकी कैसी होगी, बिलो 70 वाले से कम बच्चों को हम क्या कहेंगे, मानसिक मंदित कहेंगे। वो मूर्ख भी हो सकते हैं, मूढ़ भी हो सकते हैं, इम्बेसाइल, मोरॉन और महामूर्ख, इडियट भी हो सकते हैं। तो ये इडियट, इम्बेसाइल एंड मोरॉन ये कौन से होंगे बच्चे, मानसिक मंदित बच्चे होंगे। और इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है मंगोलिज्म की या फिर क्रेटिनिज्म की। क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम क्या है, अधिकतम इन बच्चों की लंबाई जो है वो 3 फुट ही होती है, 3 फुट से ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं हो पाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थायराइड से रिलेटेड कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है। थायराइड की अनियमितता की वजह से ये विकृति आती है। क्योंकि थायराइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्वार्फ वाला चीज़ें भी आपने देखी होगी, बौने जो होते हैं वो देखे होंगे आपने लक्षण, जायंट हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा विशालकाय उनकी शारीरिक बनावट हो जाती है, बहुत लंबे हो जाते हैं, उनकी लंबाई जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर क्रिटिनिज्म वाली जो समस्या से ग्रसित बच्चे हैं वो भी मानसिक मंदित कहलाएंगे। क्यों, और उनके लक्षण क्या होंगे, शारीरिक रूप से उनकी बनावट जो होगी वो 3 फुट से ज़्यादा उनकी लंबाई नहीं होगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थायराइड की अनियमितता की वजह से इस तरह की परेशानी उनमें देखने को मिलती है। तो ये हुए आपके कौन से बालक, मानसिक मंदित बालक। और मानसिक मंदित बालकों के लिए आप क्या करेंगे, मानसिक मंदित बालकों के लिए भी आप मूर्त क्रियाएं जो हैं वो ज़्यादा करेंगे, ताकि क्योंकि वो भी देख के समझते हैं, करके सीखते हैं, अनुभव अधिगम से सीखते हैं। तो मानसिक मंदित बालकों के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं समस्यात्मक बालक। तो बालक यहाँ पर बिल्कुल भी समस्यात्मक नहीं है। बालक की समस्या है कि व्यवहार में वो क्या करता है, समायोजन की कमी होती है, सोशल फैक्टर्स से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसीलिए हमने उसको नाम दिया प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, rather than we should say child's problem, right? तो यहाँ पर बालक हमेशा क्या रहता है, every time उसमें क्या रहती है, उदासीनता छाई रहती है। हर वक्त वो कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासी, हर चीज में वो निराशावादी है, उदासीन है, क्योंकि समायोजन की क्षमता उसमें नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि सामान्य परिस्थिति में भी वो कैसा व्यवहार करता है, असामान्य व्यवहार करता है।
और बौद्धिक आधार पर इस तरह की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये जो बालक जिनको हम समस्यात्मक मानते हैं, बौद्धिक आधार पर इनको हम कैटेगराइज्ड भी नहीं कर पाते हैं कि इनका व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ऋतिक रोशन बोल चुके हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे नहीं पता। तो वैसे ही ये समस्यात्मक बालक ऐसे क्यों हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। Why they are behaving in such a abnormal manner, it can't be interpreted, it can't be explained। तो यहाँ पर ये इस तरह की जो व्याख्या है ये समस्यात्मक बालक से संबंधित नहीं की जा सकती। अत्यधिक झूठ बोलते हैं, ये अत्यधिक क्रोधी होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। किस तरह के बालक? समस्यात्मक बालक। तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? रेमेडी क्या प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उनके सामने एग्जाम्पल्स पेश किए जाने चाहिए। उनके सामने अगर टीचर जो है बहुत ही आइडियलिस्टिक बन गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणास्पद बन गया है, तो उससे ये बालक सीखने की कोशिश करेंगे और उनका क्रोधी स्वभाव जो है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तो बाल अपराधी बालक। ओके, अब ये बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? सामान्यतः 18 वर्ष से पूर्व जो बालक कोई अपराध कर देता है तो उसको हम कहते हैं बाल अपराधी। लेकिन ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि 7 वर्ष तक की आयु तक के बालक को अपराधी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस आयु तक के बालक अपने अपराधों के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं होते। ये कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण इनका स्वयं का निर्णय, और ये खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो इनको ये सब अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सिंघम क्या करता है? सिंघम वाली मूवी में वो एक चौल में जाता है, झुग्गी झोपड़ी में जाता है और एक लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर ने उसको पैसे बांटे, सब जगह उस चौल में पैसे बांटे, तो उस लड़के को भी पैसे बांटे, तो उस लड़के ने वो पैसे ले लिए। तो अब वो सिंघम अजय देवगन आकर उस लड़के की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, बहुत ज़्यादा उसकी कुटाई करता है। और क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर से दिए हुए पैसे उसने लिए हैं। तो फिर उसकी माँ आ जाती और वो कहती है कि हाँ, हमने भाऊ से लिए हैं पैसे, हमने उस पॉलिटिकल लीडर से पैसे लिए, लेकिन आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? बिकॉज देयर आर वेरियस। और उसका बेटा भी कैसा होता है? बाल अपराधी माना जा रहा है उसको, लेकिन वो बाल अपराधी नहीं है क्योंकि वो किसी भी कारण के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है, और भी बहुत सारे कारक है जिसकी वजह से उसने ऐसा काम किया है। अब वो उसकी माँ एक्सप्लेनेशन देती है कि हाँ, हमने भाऊ से पैसे लिए और हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने उससे पैसे लिए, हमें खाने को रोजी रोटी नहीं है, हमारे जो काम है, हमारी जो जॉब है वो हमें नहीं मिल रही है, सरकार हमें जॉब नहीं दे रही है, हमें पेट भर खाना नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम क्या करें? हम पैसे लेंगे। अगर आपको रोकना ही है तो उन बड़े लोगों को रोको, उन पॉलिटिकल लीडर्स को रोको जो इस तरह से पैसे बांटते हैं और इस तरह से वोट खरीदते हैं। उनको रोकने की ताकत तो आप में नहीं है, और आप हम जैसे कमजोर वर्ग की श्रेणी के लोगों को मारकर और अपना गुस्सा निकाल रहे हो। तो ये कहाँ की होशियारी हुई? अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, इतनी ही ताकत है, तो आप भाऊ को जाके मारिए ना। मेरे बच्चे को आप मार रहे हैं, हाँ लिए हमने पैसे, तो इसमें क्या हो गया? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? That is called the external factors responsible for a crime। कुछ न कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे होते हैं। तो 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए ये स्वयं इसको अपराधी नहीं माना जा सकता, बिकॉज देयर आर सम फैक्टर्स ऑल्सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वंशानुक्रम ऐसा हुआ होगा इसलिए बालक बाल अपराधी बन जाता है, या माता पिता अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, चोर उचक्के रहे हैं, उनकी प्रोफाइल ऐसी है, तो इस वजह से भी बालक जो है बाल अपराधी बन जाता है। या फिर मास मीडिया, आजकल सोशल मीडिया जो है वो हम पर, हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, और इसका जो दुष्परिणाम है वो भी हमने देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो चोरी की प्रवृत्ति उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो अपराध की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण, एक कारण सोशल मीडिया भी कहा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि अनाथालय में जाके फॉरेनर्स जो हैं एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद बहुत अच्छे से उस बच्चे को रखा गया, लेकिन कुछ साल बाद जब वो मैच्योर हो गया तब उसे बताया गया कि उसे अडॉप्ट किया गया था। ये चीज़ जानते ही
वो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उन फॉरेनर्स पेरेंट के साथ रहते हुए भी कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और पता चलता है कि 1 साल बाद वो घर में सारा कीमती सामान लेकर भाग जाता है। तो ये क्या था? ये बाल अपराधी की प्रवृत्ति उसकी वंशानुक्रम की थी और जैसे ही उसे पता चलता है, थोड़ा सा हिंट मिलता है और वो इसको कार्य रूप में परिणित भी कर देता है। तो इस तरह से ये जो बाल अपराधी हैं, इनका कारण शायद, मैं परफेक्ट नहीं कह रही हूँ, शायद वंशानुक्रम भी हो सकता है या इनका फैमिली माहौल सही नहीं है इस वजह से, या सोशल मीडिया की वजह से। और इनकी ये रंग रूप और बनावट कैसी होती है? खड़े कान होते हैं, चौड़ा मुंह होता है, हाथ पैर जो होते हैं वो ज्यादा गतिशील होते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई माँ बच्चे को कह रही कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो अब यहाँ पर जब गब्बर आएगा तो उसकी जो बनावट होगी, उसके जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा? बहुत शानदार थोड़ी होगा, कोई महात्मा जैसा थोड़ी होगा, कोई परमात्मा जैसा थोड़ी होगा। उसकी जो बनावट होगी वो बहुत ज़्यादा खूंखार होगी। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस तरह के जो डकैत होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो देखने में बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, ऐसा कुछ भी आपको उनमें नहीं दिखाई देगा। तो बाल अपराधी वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति के जो शारीरिक बनावट होती है, हमारी जो सोच होती है, वो हमारे चेहरे पर निकल के बाहर आई जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा फेस भी बन जाता है। तो हमारी शारीरिक बनावट जो है वो हमारे विचारों पर काफी ज्यादा आधारित होती है। इसी तरह से जो बाल अपराधी बच्चे हैं, इनकी शारीरिक बनावट भी कुछ इस तरह की होती है कि ये क्रूर प्रवृत्ति के सामने ही दिखाई देते हैं। अब इनके उपचार के लिए क्या किया जाए? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको अच्छा माहौल दिया जाए, तो ये सुधारात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सुधर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे किसकी? बाल अपराधी वाले प्रवृत्ति वाले बच्चों की। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी बच्चों में होती हैं, अधिगम अक्षमताएं भी बच्चों में होती हैं। तो वो कैसी होती है? सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क ने इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क। अब कुछ प्रोमिनेंट ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है और हमें पता होनी चाहिए। दैट इज डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित अगर कोई विकार होता है तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। पढ़ा नहीं जाता है ढंग से, जैसे वही तारे जमीन पर ईशान से रीडिंग करने को कहा जाता है तो सारे वर्ड्स उसको कैसे लगते हैं कि नाच रहे, डांस कर रहे हैं, सारे वर्ड्स उसको टेढ़े मेढ़े दिखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। डिस्फेजिया मतलब वाक क्षमता का विकार। बोलने में हमें जब विकृति आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया, यानी कि फंस जाते हैं, हमने जो बोला है उसी में हम फंस रहे हैं, तो दैट इज डिस्फेजिया। फिर डिस्प्रैक्सिया क्या है? लेखन में, राइटिंग में और चित्रांकन में। जब भी हम ड्राइंग बना रहे हैं तब हमें प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, राइट। पहले क्या होता है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन डिस्प्रैक्सिया में राइटिंग एज वेल एज ड्राइंग वाली चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। डिसआर्थोग्राफिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसआर्थोग्राफिया किससे संबंधित प्रॉब्लम होती है? डिसआर्थोग्राफिया इस वर्तनी संबंधी विकार। अक्सर जो है लोग स्पेलिंग्स में जब गलती करते हैं तब इसको कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया। मतलब चाह कर भी उनको पता है कि राइट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो गलत स्पेलिंग, गलत वर्तनी जो है वही लगाते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया। जैसे आशीर्वाद को कई लोग इसी तरह से लिखते हैं, आशीर्वाद का ये जो रैफ है ये श के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? डिसआर्थोग्राफिया की प्रॉब्लम है। अक्सर वर्तनी अशुद्धि जो अगर आपके उसमें राइटिंग में देखने को मिलती है तो यू आर सफरिंग और द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड डिसआर्थोग्राफिया। अब हम देख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई, अब हम देख रहे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन निर्देशन एंड परामर्श, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह के पॉकेट एरिया से भी आ जाता है। दीज आर पॉकेट टॉपिक्स, लेकिन हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। बाकी इस थोड़े से आइडिया से आप अपने सूझबूझ का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए वहां पर जो भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया तो होना चाहिए। सो व्हाट इज दैट निर्देशन एंड परामर्श? निर्देशन
अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जब समस्या सुलझाने के लिए सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? निर्देशन कहते हैं। फिर आगे देखिए परामर्श क्या होता है। परामर्श निर्देशन का अभिन्न अंग है। परामर्श क्या है? निर्देशन का ही अभिन्न अंग है। यानी कि बड़े भैया कौन हुए? निर्देशन। परामर्श व्यक्ति को स्वयं को जानने के लिए या भविष्य की स्थिति समझने के लिए दिया जाता है। बड़ भैया कौन हुए? निर्देशन। छोटे भैया क्या हुए? उसके पार्ट। ठीक है, परामर्श इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ निर्देशन। अब ये निर्देशन जो है ये क्या है? ये व्यापक होता है और परामर्श जो है उसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है। निर्देशन व्यापक और परामर्श कैसा है? संकुचित। निर्देशन किसमें दिया जाता है? व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर दिया जाता है। निर्देशन हमेशा व्यक्तिगत या व्यावसायिक तौर पर दिया जाता है, जबकि परामर्श मानसिक और सांवेगिक इमोशनल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज से रिलेटेड दिया जाता है। क्या? परामर्श। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परामर्श और निर्देशन में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस हमने देखा कि ये निर्देशन व्यापक है, परामर्श संकुचित है। फिर परामर्श क्या है? निर्देशन का अभिन्न अंग है, यानी कि बड़े भैया क्या है? निर्देशन। फिर निर्देशन जो होता है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक होता है, जबकि परामर्श कैसा है? सांवेगिक और मानसिक है। इस तरह का डिफरेंस आपको आना चाहिए। बाकी मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है कि निर्देशन में अधिक अनुभवी व्यक्ति, जैसे कोई जिला अधिकारी आपके स्कूल में आ गया और वो क्या कर रहा है? आपको निर्देशन कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि आपको देखिए ये चीज काम में रखनी चाहिए। अगर अचानक से आपके स्कूल में कोई जिला अधिकारी आ जाता है तो आपको अपने क्लास के बाहर एक टाइम टेबल नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए, ताकि उससे पता चले कि अभी जो टाइम हो रहा है इस टाइम पे कौन सी कक्षा चल रही है। तो इस तरह के निर्देशन कौन दे रहा है आपको? इस तरह के निर्देशन जिला अधिकारी या प्रिंसिपल एक टीचर को देता है। सो व्हाट इज दैट? अधिक अनुभवी व्यक्ति को कम अनुभवी व्यक्ति को समस्या सुलझाने में सहायता करता है, उसे क्या कहा जाता है? निर्देशन कहा जाता है। उसको हम परामर्श नहीं कहेंगे कि हाँ जिला अधिकारी हमें परामर्श सलाह देके गए, सलाह नहीं, दैट इज निर्देशन। जबकि परामर्श क्या है? परामर्श तो निर्देशन का अभिन्न अंग है। और परामर्श क्या किया जाता है? व्यक्ति को स्वयं जानने के लिए या भविष्य की किसी समस्या को सुलझाने के लिए परामर्श दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निर्देशन एंड परामर्श। ये पॉकेट एरियाज वाले क्वेश्चंस हैं। इस पे रफ आइडिया अगर आपको मिल जाए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विधियों में हमें और आगे क्या जानना है। समायोजन की विधियां क्या है? समायोजन को सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं? समायोजन यानी कि संतुलित करने की विधियां, इसी को हम समायोजन की विधियां कहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये एडजस्टमेंट की जो टेक्निक्स हैं ये या तो कॉन्शियसली होती हैं या अनकॉन्शियसली होती हैं। तो समायोजन की विधियों में जो प्रत्यक्ष है, जो डायरेक्ट टेक्निक्स हैं, वो डायरेक्ट टेक्निक्स कैसी होती हैं? वो चेतन स्तर से संबंधित होती हैं। यानी कि कॉन्शियस लेवल पे जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडजस्टमेंट टेक्निक्स विच इज ऑन दी कॉन्शियस लेवल। वो कौन सी टेक्निक्स हैं? तो देख लीजिए, प्रयासों की संख्या बढ़ाना। जब हम समाज से समायोजन करना चाहते हैं या किसी भी तरह का समायोजन करना चाहते हैं और हमें असफलता मिल रही है तो हम चेतन स्तर पर क्या करेंगे? और अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? समझौता कर लेंगे कि भाई ये चीज़ मेरे से नहीं होती है, मैं इस चीज़ में फेल हूँ तो मैं दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ। बिजनेस मेरे से होता नहीं है तो मैं एकेडमिक में कोशिश करता हूँ, दैट इज समझौतावादी समायोजन। फिर मैं क्या करता हूँ? सरेंडर कर देता हूँ, समर्पण। बहुत अभ्यास के बाद, बहुत कोशिश के बाद मैंने कोई वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश करी लेकिन उसमें मुझे सफलता हासिल नहीं हो रही है तो मैंने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? सही चुनाव। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी? एडजस्टमेंट करने के लिए मेरा सही चुनाव भी होना चाहिए। सही चॉइस करने की कोशिश करूंगी मैं कि पहले मैंने कॉमर्स ली, फिर मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, तो अब क्यों ना मैं जिसमें मैं अच्छा था, यानी कि जिसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे लिटरेचर में, तो मैं उस लिटरेचर वाले पार्ट को वापस रिवाइव करूं। तो सही चुनाव, यहाँ पर सही चॉइस करके भी एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं किस तरह का चुनाव? इस तरह के चुनाव को हम कहते हैं चेतन स्तर पर प्रत्यक्ष विधियां जो अपनाई
जाती हैं एडजस्टमेंट के लिए, तो ये सही चुनाव भी क्या है, एडजस्टमेंट के लिए चेतन स्तर पर एक अच्छा चुनाव किया गया है, एक अच्छी चॉइस की गई है कि यहाँ पर बिजनेस में अच्छे हैं तो कॉमर्स, गणित में अच्छे हैं तो यहाँ पर आर्किटेक्ट बनेंगे, या फिर साइंस में अच्छे हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे। तो ये सही चुनाव करना भी एडजस्टमेंट में आता है। फिर निर्णय लेना, अपना डिसिसिव पावर से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन उसमें जो समस्या वाले लोग होते हैं वो समाधान में भी समस्या का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो समस्या का समाधान कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, उनको हर जगह स्कोप नजर आता है। जैसे कि दो बिजनेसमैन को, दो ट्रेड्स पर्सन को एक गांव में भेजा गया, जिस गांव में कोई भी व्यक्ति जूते नहीं पहनता, तो उन्होंने अपने ओनर को आके कहा, क्या कहा कि एक व्यक्ति को जो भेजा गया उसने वापस लौट के कहा कि अरे वहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, तो हमारी शूज़ की कंपनी वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि कोई भी जूते नहीं पहनता, वहाँ की संस्कृति में ही नहीं है कि कोई जूते पहने। तो एक तरह का तो निराशावादी, और दूसरा आशावादी व्यक्ति ये बोलता है कि कमाल हो गया, हमारे लिए वहाँ पर बिजनेस कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता, तो हम जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले हमारी कंपनी पर ही विश्वास किया जाएगा और हम उनकी संस्कृति में बदलाव कर सकेंगे और हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी क्षेत्र में होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूते नहीं पहनता। तो ये देखने का नज़रिया है। सो दिस इज योर डिसिसिव पावर एंड दैट इज टू एडजस्ट विद द कंडीशंस यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये तो हो गई क्या, प्रत्यक्ष विधियाँ। लेकिन जो सवाल आते हैं एग्जाम्स में वो आते हैं अप्रत्यक्ष विधियों से, और ये अप्रत्यक्ष विधियाँ कैसी होती हैं, ये अचेतन मन के द्वारा की जाती है, अनकॉन्शियसली की जाती है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि पहला देखें इसमें जो आपसे पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड दमन या रिप्रेशन। ये असामाजिक विचार जो भी होते हैं उनको अचेतन मन में धकेल देना, इसी को हम कहते हैं दमन या रिप्रेशन। यानी कि जो सोशली एक्सेप्टेड एक्टिविटीज नहीं है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में कहीं चली जाए और हम उसे भूल जाए, दैट इज व्हाट, रिप्रेशन। लेकिन शमन क्या है, शमन इज सप्रेशन, और ये चेतन रूप से होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है रिप्रेशन और सप्रेशन में, दमन और शमन में। शमन क्या है, शमन यानी कि शांत कर देना, सप्रेशन सप्रेस्ड कर देना, दबा देना, और ये दबाना कैसे होता है, चेतन स्तर पर होता है। इसमें तनाव वाली स्थिति को भुलाने की कोशिश की जाती है। प्रियंका चोपड़ा और रणवीर कपूर, भुला दिया तुझे लेकिन फिर भी तेरी यादों ने रुला दिया मुझे। तो यहाँ पर व्हाट इज दैट, दैट इज सप्रेशन, और ये सप्रेशन चेतन स्तर पर हो रहा है, जबकि रिप्रेशन कैसा होता है, अचेतन स्तर पर होता है। प्रतिगमन को आप याद रखें इंग्लिश में रीग्रेशन, पुरानी अवस्था को व्यवहार में लाना इज रीग्रेशन। 25 साल के युवक को जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो घर आके एक 6 साल के बच्चे जैसे रोने लगता है, इसको हम कहते हैं प्रतिगमन या रीग्रेशन। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, एक क्षेत्र में असफलता की भरपाई जब दूसरे क्षेत्र में सफलता पाकर की जाती है तो उसे हम कहते हैं कंपनसेशन। यानी कि कोई क्लास में हैंडीकैप बच्चा है, वो फर्स्ट आकर क्या कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है कि मैं दूसरी गतिविधियों में खेल नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर पढ़ाई में फर्स्ट आकर सबके बीच में सुप्रीम बन गया। सो दैट इज व्हाट, कंपनसेशन। युक्ति, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन यानी कि अपनी चंटाई दिखाना, युक्तिकरण करना कि यहाँ पर मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, बिकॉज आई एम वेरी टैलेंटेड, आई कैन पास दिस एग्जाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं गाँवों में जाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं करना चाहती, वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरा कैलिबर तो शहरों में है। आई बिलोंग टू द सिटी एरियाज, द urban life is much more decorative for me as compared to the rural life। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब तो मैं 1 मिनट में हासिल कर लूँ, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र वाली जो दिक्कत है वो मुझे पसंद नहीं आती है। इस वजह से मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं करता हूँ। सो व्हाट इज़ दैट, रेशनलाइजेशन। जबकि असलियत तो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाने के काबिल ही नहीं होते। तो अनकॉन्शियस लेवल पर आप अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट
करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, दूसरों पर थोप कर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना। जैसे कि कई एस्पिरेंट्स कहते हैं कि इसी रीट की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मेरे सास ससुर ने मेरे को इतना टॉर्चर किया, मुझसे इतना घर का काम करवाया कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है? ये किया जा रहा है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखें तादात्मीकरण। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तादात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, जो कि आप टिकटॉक पे बनाते हैं, अपने पर्सनैलिटी को दूसरे की पर्सनैलिटी में ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। जो कि टिकटॉक पे हूबहू हीरो हीरोइनों की नकल की जाती है, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आप नकारा हैं, नौकरी नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और सलमान खान के जो फिल्म्स हैं उनका हूबहू नकल करके आप टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने व्यक्तित्व को खत्म करके दूसरे के व्यक्तित्व की कॉपी करके आप कर रहे हैं तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। अलगाव या विड्रॉल, खुद को दूर कर लेना। जो भी फालतू की परिस्थितियां हैं, जो अनवांटेड कंडीशंस हैं, उनको खुद से दूर कर लेना, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल या अलगाव। मेरा तो इसमें मन ही नहीं लगता, मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि इस क्षेत्र में आपको कभी सफलता नहीं मिलती। तो अचेतन स्तर पर आप क्या करने की कोशिश करेंगे? उस स्थिति से दूर भागने की कोशिश करेंगे। सिंपैथी या सहानुभूति, ये भी एक तरीका है कि यहाँ पर आप अचेतन स्तर पर अगर आपको कोई किसी तरह की सिलेक्शन नहीं मिलता है या किसी तरह के रिलेटिव्स आपके पास नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि दूसरों की सहानुभूति हासिल करें। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरे पास सिलेक्शन नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये सब कहकर क्या करना चाह रहे हैं? अचेतन स्तर पर दूसरे लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिकरण या रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक विपरीत संवेगों का प्रदर्शन करना, इसको हम कहते हैं प्रतिकरण या रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको एक थॉट से बताया था कि काफी अकेले हैं हम, ये लाइन में लिख रही हूं, जबकि उसके विपरीत में बात कर रही हूं कि अकेले ही काफी हम। इसमें क्या हो गया? तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं बहुत अकेली हूँ, अपने आप को बहुत आइसोलेटेड महसूस करती हूँ, बहुत हीन भावना से ग्रसित हूँ, और उसमें फिर मैं क्या कर रही हूँ? रिएक्शन फॉर्मेशन है, अकेले ही काफ़ी हम। एक तरफ तो हमने बोला काफ़ी अकेले हैं हम, और दूसरी लाइन बोली है अकेले ही काफ़ी हम, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इतने स्ट्रेंथ है हमें। तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। ये क्या होता है? किसी भी रचनात्मक कार्य में इन्वॉल्व होकर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना अचेतन स्तर पर, इसको हम कहते हैं उदात्तीकरण। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बालक कोई झगड़ालू है, तो उसको हमने बॉक्सिंग एक्टिविटीज़ में, रेसलिंग एक्टिविटीज़ में लगा दिया, ताकि उसका जितना भी एग्रेशन है वो नकारात्मक रूप से ना निकलकर सकारात्मक रूप में लगने लग जाए। सो व्हाट इज दैट? दैट इज रचनात्मक कार्य। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? कि यहाँ पर आपके बॉस ने आपको बहुत डांटा है और आप घर जाकर अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी और बच्चों पर निकालते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। फिर हम देख रहे हैं अचेतन स्तर पर जो एडजस्टमेंट करने की जो डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्ति प्रयोग में की जाती है, दैट इज दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग देखने लगते हैं। हम अपनी वास्तविकता से दूर भागने की कोशिश करते हैं और दिन में ही सपने देखने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी मैंने स्थापित कर ली है, मैं बिल गेट्स बन गई हूँ और मेरे पास अथाह संपत्ति है, और बस मैं ये सोच ही रही हूँ। फिर अचानक से मेरी मम्मी ने मुझे डंडा मार के उठाया कि मुझे 2 किलो आलू लेके आने बाजार से। सो व्हाट इज दैट? दैट इज डे ड्रीमिंग। तो इस तरह से भी हम अपनी वास्तविक परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन, अपनी पहचान खत्म करके दूसरों की पहचान ग्रहण करने को कहते हैं हम इंट्रोजेक्शन। जैसा अभी हमने सीखा था कि टिकटॉक में हम दूसरे हीरो हीरोइनों की नकल निकाल के अपने अस्तित्व को खत्म करके क्या करना चाह रहे हैं? रक्षा युक्ति अपनाते हैं, संतुलन स्थापित करना चाह रहे हैं कि देखो ये लड़की बिल्कुल हूबहू ऐश्वर्या राय जैसी नकल करती है और ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। तो ये क्या हुआ? ये तादात्मीकरण हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफिकेशन का ही और ज्यादा गहन रूप और ज्यादा इंटेंस फॉर्मेट कौन सा है? तो आइडेंटिफिकेशन का और इंटेंस फॉर्मेट है इंट्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं अंतःक्षेपण। अब इसमें क्या हो रहा है कि अपनी पहचान आपने बिल्कुल ही खत्म कर ली है और दूसरी पर्सनैलिटी से ही आप जाने जाते हैं। जैसे कि
गुत्थी वाली पर्सनालिटी, जैसे कि डॉक्टर गुलाटी। अब वो जो रियल पर्सनालिटी डॉक्टर गुलाटी की है वो कोई उसको नहीं पहचानता, लेकिन उसकी पर्सनालिटी खत्म हो चुकी है और डॉक्टर गुलाटी की पर्सनालिटी जो है वो उसने ओढ़ ली है। अब सभी व्यक्ति उसको कैसे जानते हैं? डॉक्टर गुलाटी के रूप में ही जानते हैं, जो कि कपिल शर्मा शो में आता है। सभी को उसकी पहचान उसी तरह से पता है, लेकिन ओरिजिनल उसकी पहचान क्या है वो सब किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको भी कोई मतलब नहीं है। और वो उस जो नाटक में, जो कपिल शर्मा ड्रामा में जो उस तरह से, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, वो पूरे के पूरे उसी व्यक्तित्व में समाहित हो चुके हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इंट्रोजेक्शन हमने पढ़ लिया। और इंट्रोजेक्शन का ही गहन रूप क्या है कि तादात्म्यकरण में तो आप थोड़ी सी देर के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाकर दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोजेक्शन में क्या हो रहा है कि आप कॉपी करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट एवरी टाइम यू आर इन दी अदर पर्सनालिटी। आपने खुद के व्यक्तित्व और अस्तित्व को खो दिया है और आप दूसरी पर्सनालिटी के नाम से ही जाने जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन। फिर हम देख रहे हैं अन्यारोपण या ट्रांसफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम से संबंधित संवेगों को अन्य व्यक्ति के संवेगों के साथ जोड़ देना, यानी कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उससे जो आपके संवेग हैं, जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है, वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या करा, आपका ब्रेकअप हो गया है और वही फीलिंग, वही सेम टू सेम फीलिंग आप दूसरे व्यक्तियों पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो मेंटल बैलेंस है वो अचेतन स्तर पर थोड़ा बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, उसके लिए आपने कोशिश की। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस, इसको हम कहते हैं अन्यारोपण। तो ये होती हैं रक्षा युक्तियां, ये होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें अचेतन स्तर पर हम एडजस्टमेंट करने की अपनी 100% कोशिश करते हैं। तो इसमें एग्जाम में आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कि इसका इंग्लिश नाम बताएं, या ये पूछा जा सकता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरह की रक्षा युक्ति को क्या कहा जाता है। तो हमने देख लिया इस चार्ट के थ्रू विद इन 5 मिनट्स कि रिग्रेशन क्या होता है, रेप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन क्या होता है, और बाकी दूसरी अन्य विधियां भी हमने देख ली। लेकिन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये अचेतन स्तर पर होती हैं। डायरेक्ट विधियां होती हैं और इनडायरेक्ट विधियां होती हैं। तो ये सारी विधियां जो हमने पढ़ी हैं अभी, ये सारी कैसी हैं? इनडायरेक्ट है। और पहले जो पढ़ी थी वो प्रत्यक्ष विधियां थी, उसमें चेतन स्तर पर ही सारा काम हो रहा है। तो इस तरह से हमने समायोजन की विधियां भी देख ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब हमें क्या देखना है कि हमने एडजस्टमेंट देखा, उसके बाद हमें देखना है अंतर्द्वंद। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कई बार, और उस कॉन्फ्लिक्ट को एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। अंतर्द्वंद जो हो रहा है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं कि आपसे नाम पूछा गया है कि ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। जब पर्सन के सामने दो परिस्थितियां हैं और दोनों ही परिस्थितियां पॉजिटिव हैं, कि यानी कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप अपनी पत्नी का साथ देंगे कि अपनी माँ का साथ देंगे, माँ भी अपनी जगह सही है और पत्नी भी अपनी जगह सही है, और आप फंस जाते हैं बीच में। तो आपको क्या हो रहा है? अंतर्द्वंद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि किसका साथ दिया जाए। तो व्हाट इज दैट? एक पर्सन जब दो पॉजिटिव चीजों के बीच में उसे चुनाव करना होता है किसी एक का, सो दैट इज कॉल्ड उपागम प्रकार, उपागम अंतर्द्वंद। दैट इज कॉल्ड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अप्रोच कैसी है? यहाँ पर दोनों जो फैक्टर्स हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, माँ भी सही है और पत्नी भी सही है। अब इन दोनों में से बेचारा हस्बैंड फंस जाता है कि यहाँ पर किसकी साइड ली जाए। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जब दूसरी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें अंतर्द्वंद तो हो रहा है, लेकिन कैसा कि एक जो फैक्टर है वो नेगेटिव है और एक फैक्टर जो है वो, दूसरा फैक्टर भी आपके पास नेगेटिव है, दोनों ही फैक्टर नेगेटिव हैं और आपको उसमें से चुनाव करना है। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत खराब होगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टाइम तो मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस नेगेटिव हैं, उन दोनों नेगेटिव ऑप्शंस में से आपको एक का चुनाव करना है। सो दैट इज कॉल्ड परिहार
अंतर्द्वंद, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो जब दो नेगेटिव पॉइंट्स में से एक चुनना है, इधर कुआं उधर खाई, तो दोनों में से दोनों ही नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन आपको एक का चुनाव करना है, सो दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। फिर थर्ड कॉन्फ्लिक्ट आपका जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है उपागम परिहार कॉन्फ्लिक्ट। और ये उपागम परिहार कैसा है कि एक जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा जो अंतर्द्वंद है वो नकारात्मक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। आपसे कहा जाता है कि आप एक जैन धर्मावलंबी हैं, और जैन धर्मावलंबी जो है वो किसी दूसरी जाति की लड़की से अगर शादी करना चाहता है, तो ये क्या हुआ, जैन धर्मावलंबी तो हुआ आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन आप अन्य कहीं जाकर अन्य किसी जनजाति की लड़की से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके माता पिता बोलेंगे कि संस्कार कहीं ना कहीं आते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो ये द्वंद्व है उसकी संभावना बढ़ सकती है, लड़ाई की संभावना बढ़ सकती है। अभी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में लड़ाई हो सकती है। तो ये चीज़ में हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। या फिर आपसे कहा जाए कि 10th बोर्ड में आपके सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए हैं और 11th-12th में आप वही सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो अच्छे नंबर आए हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है और जिसमें कम नंबर आए हैं उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। तो इस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में से आपको जब एक का चुनाव करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीनों तरह के लिए आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। तो इस तरह के अंतर्द्वंद को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के अंतर्द्वंद को कहा जाता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद। तो ये तीनों चीजें हमने देख ली, काफी इजी है। इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, सिंपली यही किया जाएगा कि ये दोनों प्लस है या माइनस, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बताना है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सामवेगिक बुद्धि, जिससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम उस टॉपिक को भी कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये जो पूरा सेगमेंट है ये कंप्लीट हुआ। दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लर्नर्स। अधिगमकर्ताओं की जो विभिन्नताएं हैं वो हमने पूरी तरह से समझ ली हैं, और इसके बाद ऐसा कोई स्कोप नहीं रहेगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर ना आ पाए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट इज कॉल्ड सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। इस सामवेगिक बुद्धि में आपको क्या क्या समझना है? तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले सामवेगिक बुद्धि से संबंधित कुछ प्रयोग किए, लेकिन वो अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाए। इस वजह से उनके प्रयोग के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद 1990 में सॉल्वे और मेयर ने सामवेगिक बुद्धि पर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये जो संप्रत्यय है ये सॉल्वे और मेयर ने दिया तो सही 1990 में, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया डेनियल गोलमैन ने 1995 में। कैसे? जैसे उन्होंने जो बुक लिखी थी, डेनियल गोलमैन की बुक, वेरी फेमस बुक, जो हम सभी को पता है कि वाई EQ मैटर देन IQ, वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। तो यहाँ पर डेनियल गोलमैन ने इस सामवेगिक बुद्धि को जो है वो प्रसिद्धि दिलाई। अब यहाँ पर 3 प्रकार मैं बता रही हूँ आपको सामवेगिक बुद्धि से संबंधित, और इसमें मनोवैज्ञानिक भी बता रहे हैं हम, जिसमें आपको क्या करना होगा, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग। तो एबिलिटी मॉडल क्या है? इस सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत ही एबिलिटी मॉडल बताया गया, क्षमता प्रतिमान बताया गया सॉल्वे और मेयर के द्वारा। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि हमारी क्षमता कितनी है संवेगों के आधार पर डिपेंड करती है, और उसमें उन्होंने चरण बताए कि संवेग, प्रत्यक्षीकरण, उपयोग, समझना, प्रबंधन, ये सारे क्या है? ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आप इस क्षमता प्रतिमान के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस क्षमता प्रतिमान के माध्यम से संवेगों के बारे में चर्चा की गई, और इस क्षमता प्रतिमान के बारे में जो संवेगों के बारे में जो चर्चा की गई उसमें बताया गया कि हमारी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी इमोशंस के आधार पर मॉडिफाइड की जा सकती है, और ये मॉडल किसने दिया? सॉल्वे और मेयर ने दिया। इसके बाद शील गुण की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट्स। तो ये शील गुण सिद्धांत KV पेट्राइट्स ने दिया। ये पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में कि शील गुण का सिद्धांत सामवेगिक बुद्धि से संबंधित किसके द्वारा दिया गया? KV पेट्राइट्स के द्वारा दिया गया, और इसमें
ये बताया गया कि जैसे क्षमता मॉडल में बाह्य परिणामों पर ज्यादा बल दिया गया है, वहीं शील गुण में क्या किस पर बल दिया गया है, आत्म प्रत्यक्षण पर ज्यादा बल दिया गया है। जहां पर कहा गया है क्षमता मॉडल में कि व्यवहारिक बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे ही शील गुण सिद्धांत में बताया गया कि एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो आत्म प्रत्यक्षण बल है, उस पर ज्यादा जोर दिया। किसने? यहाँ पर केवी पेट्राइट्स ने अपने शील गुण के सिद्धांत में, जो कि सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फेमस मॉडल जो रहा वो रहा मिश्रित मॉडल, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मॉडल, एंड दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय डेनियल गोलमैन। और ये क्या था? मिक्स था। जैसे हमारे भारत की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसी तरह से यहाँ पर डेनियल गोलमैन ने मिक्स्ड कर दिया। क्या? एबिलिटी मॉडल और शील गुण को दोनों को मिक्सअप करके इन्होंने सिद्धांत बताया कि संवेगों को समझना, उनको नियंत्रण में करना, परानुभूति यानी कि एम्पैथी, दूसरों के जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के जो दुख हैं और संवेदनाएं हैं, उनको खुद महसूस करना और समझना, दैट इज कॉल्ड परानुभूति। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, तभी आप सांवेगिक रूप से स्थिर होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन माना जाता है? सबसे बेस्ट व्यक्ति वो माना जाता है जो अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकता है। जी हाँ, ये आंसर एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर बेस्ट वही व्यक्ति है जो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना ही सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी माना जाता है। वही व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे बेस्ट होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ले। जैसा कहा गया था कि युवराज सिंह का जो मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था, और उससे पहले न्यूज़ आती है कि अब उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके वो मैच खेलने गए, उन्होंने पूरा मैच खेला। तो व्हाट इज दैट? दैट पर्सोना इज इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी। इसी को हम कहेंगे इमोशनली पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ये इमोशनली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने संवेग पर नियंत्रण कर लिया, ये जानने के बावजूद कि अब उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट खेलने जाते हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक न्यूज़ रीडर के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो किसी वाकये में उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वही न्यूज़ वो पढ़कर सुना रही हैं, और वो उनकी धर्म पत्नी है, लेकिन उन्होंने अपने संवेगों पर कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद क्या किया? उस न्यूज़ को पढ़ के सुनाया कि इस नाम के व्यक्ति इस एक्सीडेंट में या इस एपिसोड में घायल हो चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने क्या करा? अपने संवेगों पर कंट्रोल किया और अपनी न्यूज़ रीडिंग की जो उसकी जो जॉब है, उसका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन पहले किया। तो यहाँ पर इसी वजह से एक मिक्स टाइप की जो ट्रेट मॉडल, जो मिक्स्ड मॉडल जो डेनियल गोलमैन ने दिया, उसी को सबसे ज़्यादा सराहा जाता है। और इस पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि इसमें से पूरे में से इस पूरा जो शीट आपने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसमें से एक फैक्ट डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस एट प्रेजेंट, जैसे अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर सांवेगिक बुद्धि को वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक माना जा रहा है, और इस पर कई चर्चाएं भी होती हैं। तो इसी चर्चा से संबंधित आपसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको ये ईयर्स याद रखने हैं, इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, और इन्होंने अपने मॉडल में क्या चर्चा की वो एक लाइन में तो थोड़ा बहुत याद रखना ही है। तो इस तरह से हमारी ये चर्चा जो कि अधिगमकर्ताओं से संबंधित थी वो संपूर्ण हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया विषय लेके आएंगे, एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा, और इस टॉपिक में मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ कि क्या क्या तथ्य आपको समझने जरूरी हैं, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट उन तथ्यों को हम व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि ये बातें जो है, ये जो चर्चा है, ये जो डिस्कशन है, ये कितना ज़्यादा सारगर्भित सिद्ध होता है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए कि आपकी पहले कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, कौन सी ऐसी क्वेरी थी जो आपको पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट पॉइंट डू यू लाइक द बेस्ट इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।